हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में बढ़ेंगे हम उत्तराखंड वन दरोगा क्रैश कोर्स के पार्ट 4 के बारे में। यानी कि इससे पहले कि दोस्तों हम उत्तराखंड वन दरोगा के क्रैश कोर्स के ऊपर 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम डेली दोस्तों वन दरोगा से संबंधित जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंगली कुछ महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा ये वन दरोगा क्रैश कोर्स का चौथा पार्ट है दोस्तों, जिसमें हम वन दरोगा के लेस्टर पैटर्न पर आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हैं। ठीक है। और दोस्तों आज का ये पार्ट काफ़ी बेसिक सा है। मैंने यहाँ पर काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि मैक्सिममली सभी पहले जितने भी आज से पहले एग्जाम हुए हैं, सभी प्रश्न पहले के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो आपको एक पॉइंट नोट डाउन जरूर करना है दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोगों से मैं अभी भी कह देना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग के कमेंट आते हैं कि सर बुक कौन सी पढ़े। तो एनसीईआरटी के अलावा कोई और बेस्ट बुक नहीं है। तो एनसीईआरटी ले लीजिए, वहाँ से आप डिटेल्स पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की कोई भी बुक ले लीजिए, वहाँ से आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, और सबसे पहले हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस इंडस्ट्री में माइका या फिर अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि विद्युत दिया जाएगा, मैकेनिकल दिया जाएगा, या फिर आपको कोई भी और ऑप्शन दे देगा, ये दे देगा खाना बनाने में, फूड प्रोसेसिंग में, इस टाइप से कोई भी वर्क आपको दे देगा। तो आपको याद रखना है कि किस इंडस्ट्री में माइका या अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल के इंडस्ट्री में। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल प्रेस, जो इलेक्ट्रिकल हमारी प्रेस होती है, आप लोगों ने देखी होगी, जिससे आप इस्त्री कहते हैं, तो उसकी जो नीचे की सीट होती है वह किसकी बनी होती है, कौन से मटेरियल की बनी होती है, तो वो माइका की ही बनी होती है। ठीक है। तो माइका का प्रयोग जहाँ पर भी कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है वो होती है मेनली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, यानी कि विद्युत जो आपकी फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पे। दूसरा हमारा प्रश्न है कि किस अयस्क में कैल्शियम व मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। तो डोलोमाइट दोस्तों अयस्क है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का भी डोलोमाइट अयस्क है, और डोलोमाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का भी ये अयस्क है। और इसी कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि किस अयस्क के में कैल्शियम व मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं। तो डोलोमाइट जो अयस्क है दोस्तों, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि यह कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। अब बात आती है कि डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। तो डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaMgCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। क्या है, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। तो डायरेक्टली आपसे इनका फॉर्मूला भी पूछ सकता है। और इसी दोस्तों CaMgCO3 का होल ट्वाइस को हम अलग अलग फॉर्म में तोड़ के भी लिख सकते हैं, जैसे कि CaCO3.MgCO3। ठीक है। इस टाइप से भी आप डोलोमाइट को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सल्फर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। तो क्रीम पाउडर बनाने में, गन पाउडर बनाने में और स्मेल हेतु दोस्तों सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आपसे कई बार एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछेगा कि किसी भी चीज़ में स्मेल आ रही है तो उसका एक प्रमुख कारण क्या है। ठीक है। तो सल्फर, सल्फर के कारण दोस्तों स्मेल आती है, गंध आती है। ठीक है। और इसी के साथ साथ क्रीम बनाने में, गन पाउडर बनाने में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सिक्के बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सी होती है। ठीक है। तो सिक्के बनाने के लिए जो प्रयुक्त मिश्र धातु होती है वो दोस्तों क्या, मंजू मेडल, क्या मुंज मेडल कहते हैं इसे हम, मुंज मेडल। और ये जो मिश्र धातु है यह बनती कैसी है दोस्तों, कॉपर के 60% तथा जिंक के 40% को मिलाकर बनती है दोस्तों, क्या, मंजू मेटल। ठीक है। यह क्या है, सिक्के बनाने के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। अब इसी के साथ साथ पीतल और कांसा, ये क्या है दोस्तों, ये भी मिश्र धातुएं ही है। ठीक है। पीतल और कांसा ये भी क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है। और कैसे बनता है ये हम आगे के पार्टों में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। अगला प्रश्न है कि कौन सा हैलोजन दोस्तों लिक्विड के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है। या कौन सा जो हमारा हैलोजन है या हैलोजन तत्व है वह तरल पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है। तो वो है दोस्तों ब्रोमीन। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है कि जो हमारा हैलोजन ग्रुप है दोस्तों, आवर्त सारणी अगर आप पढ़ेंगे तो आवर्त सारणी में हमारे जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या है, 7 आवर्त हैं और 18 ग्रुप हैं। ठीक है। या 18 समूह है। तो उन 18वें समूह में से दोस्तों जो 17वां समूह है उसे हम क्या जानते हैं, हैलोजन ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। उसमें हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी हैलोजन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। और प्रश्न पूछा गया कि कौन सा हैलोजन तरल के रूप में होता है। तो ब्रोमीन दोस्तों जो हमारा हैलोजन है यह तरल के रूप में पाया जाता है। ठीक है। और ब्रोमीन ही दोस्तों आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व भी है दोस्तों जो कि सर्वाधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या तत्व कौन सा है, तो वो है दोस्तों कौन सा, हमारा ब्रोमीन। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि शुष्क सेल या ड्राई सेल में कैथोड
क्या होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा ड्राई सेल होता है उसमें कैथोड किसका बनाया जाता है दोस्तों, तो कैथोड बनाया जाता है किसका, ग्रेफाइट का, और एनोड बनाया जाता है किसका दोस्तों, एनोड बनाया जाएगा इसमें आपका जिंक का, ठीक है। किसका, जिंक का, ठीक है। तो जो हमारा ड्राई सेल्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें ड्राई सेल्स में कैथोड किसका होता है दोस्तों, कैथोड बनाया जाता है ग्रेफाइट का, और एनोड बनाया जाता है किसका, जिंक का, ठीक है। और इसी शुष्क सेल को दोस्तों लैक्लांसे सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग टॉर्च बनाने, टॉर्च की लाइट में, कैलकुलेटर में, और रेडियो की जो लाइट्स होती हैं उसमें किया जाता है किसका, ड्राई सेल का प्रयोग, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जस्ते का फूल क्या होता है, ठीक है। तो जस्ते के फूल का फॉर्मूला यानी कि क्या होता है, वो होता है जिंक ऑक्साइड, क्या, ZnO, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आप जिंक को हवा, खुले हवा में छोड़ देंगे तो इसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर सी चढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। और जिंक की अगर ऑक्सीजन के साथ आप क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न है कि गैलेना किस धातु का अयस्क होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। तो गैलेना दोस्तों लेड का अयस्क होता है, लेड यानी कि सीसा, जिसका सिंबल क्या होता है, Pb होता है। इसका ही एक अयस्क के रूप में जाना जाता है, क्या, गैलेना, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 28 है तथा परमाणु भार 59 है, तो तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, देखिए जो। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक आपको दिया गया कितनी है, 28 है। तो परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉन में कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। परमाणु भार कितना दिया है दोस्तों, आपको 59 दिया है। तो परमाणु भार बराबर क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आप कुल जो हमारा क्या है, परमाणु भार है 59, में से क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे, 28। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 31, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 31, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक के बारे में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है दोस्तों कि परमाणु क्रमांक हमेशा जो हमारी प्रोटॉनों की संख्या है उसके बराबर होगा, ठीक है। और जब हमारी कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकली मतलब न्यूट्रल रहती है यानी कि उदासीन होती है, तो जो हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर रहती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अभी डायरेक्टली नोट डाउन करनी है। और जो ये हमारा परमाणु भार है या एटॉमिक मास है दोस्तों, यह किसके बराबर होता है, यह प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों, सॉरी, न्यूट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक डाइन किसके बराबर होता है, ठीक है। तो एक डाइन बराबर होता है दोस्तों क्या, 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है। और एक न्यूटन बराबर कितना होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 10⁵5 डाइन, ठीक है। अब देखिए डाइन क्या होता है, ठीक है। डाइन क्या है, सीजीएस पद्धति में दोस्तों बल के मात्रक के रूप में भी जाना जाता है, क्या, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, वह है डाइन। वही एमकेएस पद्धति के हैं या फिर एसआई पद्धति के हैं, उसमें बल का मात्रक क्या है दोस्तों, वह है न्यूटन, ठीक है। और बल का ही एक और मात्रक होता है, एफ बराबर एम ए यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी दोस्तों क्या होता है, बल का ही एक मात्रक होता है, इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो दाब का मात्रक होता है क्या, पास्कल, ठीक है। दाब क्या होता है, P बराबर F/A, ठीक है। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला जो क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है हमारा, वह दाब कहलाता है, ठीक है। P बराबर F/A, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। अगला प्रश्न है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए दोस्तों स्पेक्ट्रोहिलियोग्राफ जो हमारा उपकरण है उसका प्रयोग किया जाता है, किसका, स्पेक्ट्रोहिलियोग्राफ। अगला प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो सोनार की फुल फॉर्म होती है क्या, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की गहराई का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का ही प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट भी काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि थर्म किसका मात्रक होता है, ठीक है। तो थर्म कहें दोस्तों या हम कहें कैलोरी कहें, ठीक है, या हम कहें कैल्विन कहें, कुछ भी हम कहें, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, हीट यानी कि ऊष्मा के मात्रक होते हैं। तो थर्म किसका मात्रक होता है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, और यह प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार भी पूछा गया है। तो उच्च ताप को मापने के लिए दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसका, पायरोमीटर का। और लगभग लगभग दोस्तों ये 700 से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर को माप सकता है, ठीक है। वहीं कुछ हमारे और थर्मोमीटर जो हमारे ताप मापने वाले यंत्र होते हैं, वो कौन सा होता है, मरकरी थर्मोमीटर, ठीक है। मरकरी थर्मोमीटर दोस्तों काफ़ी जो हमारी कम रेंज होती है
-10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक नापता है, ठीक है। और जो हमारा प्लेटिनम थर्मीमीटर है यह -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया क्या, उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और सूर्य की रोशनी को भी इसी पायरोमीटर से ही मापा जाता है, ठीक है, जो उसकी हीट होती है उसे, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसका जो हमारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ही माप सकता है, तो 700 से लेकर अप्रोक्सीमेट 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो एक्स किरणों की जो हमारी तरंगदैर्घ्य होती है यानी कि वेव लेंथ होती है दोस्तों, उसे मापने के लिए बैग स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, बैग स्पेक्ट्रोमीटर का, ठीक है। अगर हम पूछें दोस्तों तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर होता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति में क्या अंतर होता है दोस्तों, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है हमारे क्या, प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि जो हमारा आवृत्ति इनटू क्या होता है, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैम्डा जो होगा वो एफ के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, या फिर एफ जो होगा वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बैग स्पेक्ट्रोमीटर का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तरंगों की आवृत्ति किससे नापी जाती है, तो हर्ट्ज में नापी जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आवृत्ति क्या होती है, ठीक है, जैसे हमारी कोई वेव जा रही है, ठीक है, कोई भी वेव है, कोई भी सिग्नल है, कुछ भी है, ठीक है। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी दूरी ये तय कर रहा है, वो चीज हमारी बताती है क्या, आवृत्ति, ठीक है। और हमारा जो तरंगदैर्घ्य क्या होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक पूरा राउंड तय करने में जो समय लगता है दोस्तों उसे हम कहते हैं क्या, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आप पूछा जाए कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आवृत्ति। और एक पूरा चक्कर तय करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं क्या हम दोस्तों, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको डायरेक्टली नोट करनी है। तो तरंग की आवृत्ति किसमें नापी जाती है, तो ये हर्ट्ज में ही मापी जाती है, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य किसमें नापी जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो तरंगदैर्घ्य मीटर या फिर एंगस्ट्रॉम या फिर जो भी हमारी इस टाइप की यूनिट रहती है उसमें मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि जूल कैलोरी अर्ग और थर्म क्या है, ठीक है। तो जूल कैलोरी अर्ग और थर्म क्या है दोस्तों, ये ऊष्मा या हीट के मात्रक के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। हीट यानी कि ऊष्मा के मात्रक के रूप में जाने जाते हैं क्या, जूल कैलोरी अर्ग और थर्म। अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और काफी बार दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में भी इसे जाना जाता है कि एक्सरे किरणों के खोजकर्ता कौन है, ठीक है। तो एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी दोस्तों, डब्ल्यू के रॉन्टजन साहब ने करी थी क्या, एक्सरे किरणों की खोज, ठीक है। तो एक्सरे किरणों के खोजकर्ता कौन है, डब्ल्यू के रॉन्टजन। और इन्होंने एक्सरे किरणों की खोज कब करी थी, अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहता है। तो ये करी थी दोस्तों 1895 में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है कि एक्सरे किरणों की खोज इन्होंने करी थी कब, 1895 में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है, ठीक है। तो फलों में जो हमारा उसका मीठा स्वाद होता है वह किसके कारण होता है दोस्तों, तो फैक्ट्रोज की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी, फैक्ट्रोज की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जो हमारा पौधों जो हमारा फल होता है उसका मीठा स्वाद होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, तो मानव शरीर में कुल वयस्क मानव शरीर होगा पे, ठीक है, क्या वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो अप्रोक्सीमेट 206 के आसपास हड्डियां होती है, ठीक है। वहीं अगर पूछेगा कि नवजात शिशु में या छोटे शिशु में अप्रोक्सीमेट कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये होती है अप्रोक्सीमेट 270, ठीक है। तो यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि बाल्यावस्था से यौवनावस्था या फिर वयस्कावस्था में बढ़ने पर मानव में हड्डियों की संख्या पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हड्डियों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएंगी, जब नवजात शिशु या बाल्यपन से अगर आप जवानी की ओर को जा रहे हैं, ठीक है, या वयस्कता की ओर को जा रहे हैं, तो आपकी हड्डियों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। और एट लास्ट में आपकी कितनी हड्डियां होती हैं, अप्रोक्सीमेट 206 के आसपास हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को दोस्तों या पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड होती है उसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत या लीवर मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है दोस्तों वह जाना जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी, लीवर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लड़ो उड़ो हार्मोन क्या है, ये क्या है दोस्तों, एड्रीनलिन। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतस्त्रावी तथा बहिस्त्रावी दोनों कार्य करती है, ठीक है। तो अग्न्याशयी जो हमारा पैंक्रियाज ग्रंथि होती है दोस्तों वह अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों का कार्य करती है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव हृदय के कक्षों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो मानव हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्षक होते हैं, ठीक है। इसमें से 2 आलिंदे होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है।
तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है भैया, यानी कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मानव में। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये क्या है दोस्तों? जल में घुलनशील विटामिन के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे अन्य विटामिन है इनको छोड़ के ए, डी, ई, के, ये सब क्या है दोस्तों? जल में अघुलनशील विटामिन है। क्या? अघुलनशील विटामिन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या करी थी? ब्लड ग्रुप या रक्त खोजों की, जो हमारी रक्त समूह होता है उसकी खोज करी थी, ठीक है। इसके साथ साथ आरएच फैक्टर की खोज किसने करी थी? वो भी लैंडस्टीनर ने ही करी थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का न जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन के दोस्तों सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है। जमाने में रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? वो होता है विटामिन के, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे विटामिन दिए गए, उनसे संबंधित रोग दिए गए, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स। तो आपको सभी याद रखने दोस्तों कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है विटामिन के, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो सभी को याद होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी पर का कौन सा स्तर उससे सुरक्षित रखता है? ठीक है, तो सूर्य की जो हमारी हानिकारक उड़ती है उसे हम पराबैंगनी किरणों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? तो ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वापस भेज देती है, ठीक है। और अभी हाल ही में दोस्तों उत्तरी अंटार्कटिका और ओजोन परत में कुछ छिद्र भी पाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि सूर्य के हानिकारक किरणों में पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो जो हमारे ओजोन परत होती है दोस्तों वह सुरक्षित रहती है क्योंकि वह पराबैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। और जो ये ओजोन परत है दोस्तों, यह समताप मंडल के एक पार्ट के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इस मंडल में जो होता है ताप हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल कितनी परतों, सॉरी ये तो मैंने आपको बता दिया वायुमंडल, सॉरी हाँ यही प्रश्न है हमारा कि वायुमंडल कितनी परतों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों क्योंकि अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में आपको दिया गया 5 कि वायुमंडल कितनी परतों से मिलकर बना है? 5 परतें। अब ये 5 परतें कौन कौन सी है दोस्तों? सबसे नीचे आ गया आपका क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर आ गया मध्य मंडल, फिर आ गया तापीय मंडल, और उसके बाद आ गया क्या? बाह्य मंडल, ठीक है। तो ये जो 5 लेयर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है? वायुमंडल कुल कितनी परतों से मिलकर बना है? 5 परतों से मिलकर बना है, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको इसका आंसर 6 भी मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर तापीय मंडल होता है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके एक और मंडल होता है दोस्तों, क्या? आयन मंडल, ठीक है। और आयन मंडल के बाद होता है क्या? बाह्य मंडल, ठीक है। तो कहीं कहीं दिया गया कि वायुमंडल टोटल 6 परतों से मिलकर बना है, ठीक है, और कहीं कहीं दिया गया कि 5 परतों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन में आपसे एक ही पूछा जाएगा या फिर एक पूछा जाता है। अगर आपको 10th लेवल का आपका पेपर है तो आपको 5 याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर आपने जियोग्राफी में भी ये पढ़ा होगा दोस्तों कि क्षोभ मंडल सबसे निचली सतह होती है, ताप हमेशा समान होता है, मौसम बने रहता है, जहाज वहाज उड़ते हैं, ठीक है। समताप मंडल में ताप समान रहता है और ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत भी किस मंडल में पाई जाती है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है आने वाले समय में, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ऐसे मध्य मंडल, तापीय मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल, इनसे भी रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है, किसमें? डेसिबल में, डीबी में। अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है सिल्वर आयोडाइड। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कृत्रिम रसायन के लिए जो हमारा, सॉरी, कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयुक्त रसायन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी कांड किस गैस के लीक होने के कारण हुआ था, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी कांड कब हुआ था दोस्तों? इसे सबसे बड़ा गैस लीक कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी कांड कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। और इस में जो हमारे गैस के लीक होने वाले मेंबर थे, जो जो क्वेश्चन है इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कांड किस गैस के लीक होने के कारण हुआ था, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, आपको याद रखना है क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC आपको याद रखना है। इसी गैस के लीक होने से हुआ था क्या? भोपाल गैस त्रासदी कांड। कब हुआ था ये? दिसंबर 1984 में हुआ था, ठीक है। कौन सी गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। अगला प्रश्न, तापमान के क्षरण का मुख्य घटक क्या है? तो तापमान के क्षरण का
सॉरी ताजमहल के क्षरण का जो मुख्य घटक है वो क्या है दोस्तों, अम्लीय वर्षा है। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि ताजमहल का कारण थोड़ा सा फीका पड़ रहा है वर्तमान समय में, उसका मुख्य कारण क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वह है क्या, अम्लीय वर्षा। ठीक है, और अम्लीय वर्षा जो होती है दोस्तों, यह किस प्रदूषण के अंतर्गत आती है, तो ये वायु प्रदूषण के एक पार्ट के रूप में जानी जाती है क्या, अम्लीय वर्षा। ठीक है, और मेनली अम्लीय वर्षा होती क्यों है दोस्तों, तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी कि नाइट्रस डाइऑक्साइड प्रदूषकों के कारण अम्लीय वर्षा होना मानी जाती है। किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, या अगला प्रश्न है हमारा कि स्माइलिंग गैस के रूप में किस गैस को जाना जाता है, तो N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों स्माइलिंग गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और लाफिंग गैस भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, और ताजमहल के क्षरण का प्रमुख कारण है अम्लीय वर्षा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी है दोस्तों, तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों क्या, नाइट्रोजन, अप्रोक्सीमेट 78%। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है वायुमंडल में, वो पाई जाती है अप्रोक्सीमेट 21%। ठीक है, इसके बाद कार्बन पाया जाता है 0.03% या अलग मटेरियल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें कौन सी है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, फिर है ऑक्सीजन 21%। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान किससे पहुंच रहा है दोस्तों, तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है किसके कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, और ओजोन परत के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों कि ओजोन परत को क्या काम करती है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसे रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रिफ्लेक्ट करती है क्या, ओजोन परत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1973 में। और कहाँ से हुआ था, उत्तराखंड से प्रोजेक्ट सही हुआ था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने उत्तराखंड के जो कह रहा हूँ, जो हमारे उत्तराखंड का जो एग्जाम है वन होगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंगली 40 इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करी, जो कि पहले प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही आपके कोई डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।